नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड ऑफ तथा वास्तु के अंदर। तथा वास्तु एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम लोग वास्तु की मिथ्स को तोड़ते हैं। कुछ भ्रांतियां हैं जो हम लोगों ने वास्तु के विषय में डाल रखी हैं। इसी वजह से इस पुरातन विज्ञान को हम लोग अपनी जिंदगी में अभी धार नहीं पा रहे। जिन जिन व्यक्तियों ने भी और जिन जिन संस्थाओं ने इस पुरातन विज्ञान को अपने साथ जोड़ा है, उनको बहुत से फायदे हुए हैं और उनके बहुत से ऐसी चीज़ों को दूर करने में ये विज्ञान सक्षम रहा है जिसका शायद कोई इलाज हो ही नहीं सकता था मॉडर्न साइंस के हिसाब से। तो इसके बारे में हम लोग और जानेंगे। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग मिथ्स के ऊपर बात करना चाहेंगे, भ्रांतियों के ऊपर बात करना चाहेंगे। तो सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है कि वास्तु का एक्सपर्ट अगर घर में आ रहा है तो वो चीज़ों को तोड़वाएगा ही तोड़वाएगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है और ज़्यादातर लोग इस किस्म की प्रैक्टिस करते हैं जी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सच्चाई ये है कि बहुत गिनी चुनी एक ही चीज़ है जिसको हमें लगता है कभी कि हमें शायद उसको तोड़ के ठीक कर लेना चाहिए। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हमें तोड़वाना हो या तोड़ के कुछ करना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी के घर में मान लो पूरा घर बन गया है, अब सीढ़ियाँ अगर गलत बन गई तो सीढ़ियाँ बनाने के लिए पूरा ही घर तोड़ना पड़ेगा दोबारा से, या फिर उसको इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी कि मैं समझता हूँ शायद आधे से ज़्यादा खर्चा उसके अंदर आ जाएगा, जो कि एक्सपर्ट आपको बता सकते हैं जो बिल्डिंग बनाने वाले, कि अगर एक घर की सीढ़ियाँ तोड़ के दोबारा बनानी है तो कितना खर्चा उसमें करना पड़ जाएगा, कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के इलाज किए जा सकते हैं। और मैं फिर दर्शकों को बताना चाहूँगा, इलाज का मतलब केवल इतना है, रेमेडी का मतलब केवल इतना है कि वो नेगेटिविटी को कम कर सकता है, लेकिन पूर्णतया हटा नहीं सकता। जी बिल्कुल, आपसे इतने हम लोग समय से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो आई थिंक इलाज क्या हो सकता है हमारे दर्शकों को भी पता चल गया होगा। इसके अंदर एक और भ्रांति है। अभी वैसे सीढ़ियों की बात आपने कही तो पहले उसी पे एक चर्चा कर लेता हूँ कि अब सीढ़ियाँ आपने कहा कि अगर कहीं गलत बन गई हैं तो उसको हम, अब गलत से वास्तु के हिसाब से क्या मतलब हुआ? देखिए, गलत से वास्तु के हिसाब से मतलब ये हुआ कि सीढ़ियाँ एक ऐसी फॉर्मेशन है स्ट्रक्चर की जो ज़मीन पर वजन डालती हैं, ठीक है। वास्तु में हम देखते हैं कि किसी भी प्लॉट में बहुत सारे मर्म स्थान यानी कि बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं। अगर वो सीढ़ियाँ उन सेंसिटिव एरियाज को टच कर रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया सेंटर पॉइंट है, अगर वो वहाँ को टच कर रही हैं, वहाँ पर आ रही हैं, तो वो उनमें रहने वाले लोगों के लिए और उस बिल्डिंग के मालिक के लिए, दोनों के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो अगर मैं हानि से मतलब समझूं आचार्य जी, तो क्या ये हानि जो है आर्थिक तौर की हानि होती है या शारीरिक होती है? देखिए, हानि का मैं बता देता हूँ दर्शकों को। हानि का मतलब हर प्रकार की हानि, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, बीमारी, इन सब चीज़ों की परेशानियां उसके अंदर बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और सेंटर पे अगर कोई प्रेशर है तो आप ये मान के चलिए व्यक्ति बैंकरप्ट तक हो जाता है और बीमारी ऐसी भयंकर हो जाती है कि वो अस्पताल से बाहर भी नहीं आ पाता है। दोस्तों, हमने सुना था कि यदि हमारे रहने का स्थान अगर साफ सुथरा ना हो तो शायद गंदगी की वजह से कुछ ऐसे जरासीम या जर्म जैसे हम लोग सूंघ लेंगे, जिससे हमारे अंदर शारीरिक तौर पे कुछ बीमारी आ सकती है। सिर्फ यही नहीं है, यदि हमारे रहने का स्थान जो है वास्तु के हिसाब से यानी कि प्रकृति के हिसाब से नहीं बना हुआ, तो उसका भी इलाज कराना उतना ही ज़रूरी है जितना रोगी होने पे शरीर का हम लोग करवाते हैं। अभी और भी भ्रांतियां हैं जिसको आज हम तोड़ेंगे। भ्रांति एक और है आचार्य जी, वो ये कि यदि हमारा मकान छोटा है, एक कमरे के मकान में हम रहते हैं, तो क्या ही वास्तु कराएंगे? देखिए, मकान छोटा है, मैं तो कह रहा हूँ ये टेबल है, वास्तु इस टेबल के लिए भी हो सकता है। क्योंकि अगर इस टेबल पे ही हमने चीज़ों को मैनेज करना है जी, तो हमको हर चीज़ को, जो कि हमारे प्रकृति, आपने बड़ी अच्छी बात कही बीच में कि प्रकृति के अनुरूप हमें रहना है। और प्रकृति क्या है? पंच तत्वों का समायोजन है। और उन्हीं पंच तत्वों के समायोजन को निर्धारित करना, सही जगह चैनल करना, वही वास्तु है। और वास्तु में ये कहा जाता है, अगर आपके घर में पंडित जी आते हैं, आपसे क्या कहते हैं? आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। तो भगवान से अर्थ क्या है? भगवान से अर्थ बिल्कुल सीधा है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर। यही पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा,
आप सुख समृद्धि और शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत बढ़िया। जब हम लोग कुछ बड़े प्लॉट्स को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, कोठियाँ बनती हैं, उसके ऊपर फ्लोर्स भी बनते रहते हैं, तो अभी को देखा जाता है कि पानी की टंकियों को नॉर्मली हम लोग ऐसे स्थान पे रख देते हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से रखने लायक हो, या फिर हमें कहीं से पता हो कि गूगल से हमने समझ लिया हो कि पानी का स्थान ये रहना चाहिए, तो वहाँ पे डाल देते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अभी कल ही मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि एक हमारे क्लाइंट ने हमसे पूछा कि जी ये एरिया तो बहुत खतरनाक है, यहाँ पर आपने ऐसा कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर सकता कैमरे के सामने, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अब उन्होंने वो गूगल से ज्ञान ले लिया, तो मैंने बाकायदा उनको लिखा कि जी ये गूगल का ज्ञान है, इसके चक्कर में तो फिर हमारी आवश्यकता ही खत्म है, जरूरत ही नहीं है। गूगल के हिसाब से अगर चलने लगोगे तो फिर तो इस संसार में छोड़ो वास्तु को चलता है, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, किसी भी आदमी की जरूरत ही नहीं, सब गूगल बताता है। जी जी। और गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अधकचरी होती है, अधूरी होती है, उसमें आपको सब कुछ नहीं बताया जाता है जी। उसमें तो केवल आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए चीज़ें दी जाती हैं कि आप जिज्ञासा से भरें और किसी कायदे के कंसल्टेंट के पास जाके उसकी जानकारी को हासिल करें। अब आप कह रहे हैं कि जी हम या तो देख लेते हैं कि हम कहीं भी गूगल पे देख के पानी रख लिया कि पानी का स्थान है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं पानी की टंकी की, तो जो पानी का स्थान है हम कभी वहाँ पानी की टंकी में रखवाते हैं? अच्छा। हाँ जी, जो पानी की टंकी है और अगर हमने उसको पानी के स्थान पर छत पे रख दिया तो वो इतना नुकसान कर देगी कि व्यक्ति के जो जीवन में जो बीमारियां हैं, जो पानी से संबंधित जो पेट में बीमारियां आती, नंबर 1 वो, प्लस साथ में उसके घर में कलह रहना शुरू हो जाएगी। तो आपके हिसाब से पानी की टंकी का सही स्थान क्या है? चलिए आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। पानी की टंकी का सही स्थान छत पे, छत के ऊपर पानी की टंकी का सही स्थान साउथ वेस्ट है, वहाँ पे रखिए पानी की टंकी। हाँ जी, ठीक है। सो ये तो हम लोगों ने अभी 3 भ्रांतियों को हमने आपके लिए सुलझा दिया। अब चलते हैं चौथी की ओर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि वास्तु एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी ज़िंदगी के सभी पहियों को एकदम से अलाइन कर देगा और आपकी गाड़ी बहुत स्मूथली चलने लगेगी। एक बार आप आचार्य जी के इन नंबर्स पे उन्हें डायल करके देखिए, सलाह लेकर देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आचार्य जी, एक बात आती है जब किचन की हम लोग बात करते हैं, अग्नि का स्थान तो हम लोगों ने निर्धारित कर लिया, किचन के अंदर ही हम लोगों को खाने की ताकीद करी जाती थी पुराने ज़माने के अंदर कि किचन में ही खाया करें। तो वास्तु इसके ऊपर कुछ खास परामर्श देता है? देखिए बिल्कुल, पहले के समय में रसोई घर वो स्थान होता था जहाँ पर खाना बनाया जाता था, और वहीं पास में नीचे पटरे पे बैठ के, मतलब वो स्थान ऐसा होता था कि ज़मीन पे व्यक्ति बैठा है, सामने एक छोटा सा पटरा रखा है, उस पर खाना रखा है, कायदे से खाना खाने का तरीका ये था, जिससे कि आपका जो कनेक्टिविटी विद नेचर यानी अर्थ, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी रहे, और जो आप भोजन खा रहे हैं वो कायदे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, उसको ताकत आपको शरीर को दे सके, वो एक विधान था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, हमने देख लिया कि जी हमारे टॉयलेट भी हमारे कमरों के अंदर आ गए हैं, जो कि पहले कभी हुआ ही नहीं करते थे। तो अब तो रसोई घर एक ऐसा एरिया हो गया कि जहाँ पर बस खाना बनाओ और फिर वो खाना पैक करके लाओ, तो लोग कुछ कई बार बेड पे बैठे खा रहा है, कोई डाइनिंग पे खा रहा है, कोई कहीं खा रहा है। तो अब वो तो प्रकृति वाली बात तो ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है। लेकिन किचन के अंदर कुछ स्थान ऐसा होता था जिसको, जहाँ पर झूठन, देखो खाना खाना मतलब हम झूठा कर रहे हैं, उस स्थान को उस झूठे खाने से और झूठन की प्रक्रिया से बचाना होता था जी। तो बिल्कुल किचन के अंदर बैठ के कभी खाना नहीं खाया जाता था, थोड़ा सा डिफरेंस करके, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा पूरा कमरा है, आज सामने खाना पक रहा है, तो उससे थोड़ा सा पीछे दीवार के पास बैठ के मैं खाना खा रहा होता था, जो कि डिफरेंस बना रहा है पकने के एरिया में और खाने के एरिया में। और खाना खाने का पूरा विधान था, पूरा तरीका था कि किस तरीके से पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही खाना खाया जाए, जो हमारे को शक्ति दे, जो हमारे शरीर में ताकत पैदा करे। मैंने ये आपसे प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि इससे मिलता जुलता जुड़ा हुआ प्रश्न एक और हमारे को मेल के जरिए आया था, वो ये कि डाइनिंग एरियाज आजकल किचन से बहुत दूर बनने लग गए हैं, तो हमारे को डाइनिंग एरिया के अंदर भी क्या वास्तु का कुछ ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो भोजन खाने का स्थान है? बिल्कुल राजेश जी, कि डाइनिंग एरिया को भी वास्तु के हिसाब से पूरा विधान है, और ठीक है वो दूर हो गया है रसोई घर से, लेकिन फिर भी व्यक्ति कोशिश करे कि वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करे, या उत्तर पूर्व की ओर बैठ के भोजन मुख करके, तो उससे क्या है, भोजन की जो प्रकृति है वो बदलेगी और उसको ताकत मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, भोजन पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे को जठराग्नि चाहिए। हमें जठराग्नि यानी उसका संबंध अग्नि से,
तो हम कुछ ऐसा करें कि जितना हम साउथ ईस्ट एरिया के अंडर में आके खाना खाएंगे, जो अग्नि स्थान के पास खाना खाएंगे, उतना भोजन पचाने में हमें आसानी रहेगी। बहुत खूब। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने मिथ्स के ऊपर यानी भ्रांतियों के ऊपर कुछ बातें करी हैं। उम्मीद है आपको इस चर्चा के अंदर ज़रूर रुचि आ रही होगी। आपके लिए शो और ज़्यादा रुचिकर होने वाला है, क्योंकि अब हम जिन्हें बुलाने वाले हैं, एक तो वो जानी मानी हस्ती हैं और दूसरा वो एक बिल्डर हैं, और बहुत ही ऊंचे स्तर के बिल्डर्स में से आज हमने चयन करके उन्हें यहाँ बुलाया है, ताकि जो उनकी तरफ से प्रश्न आएंगे तो वैसे ही होंगे जैसे कि आप उनसे अपनी बिल्डिंग को बनवाते हुए पूछते होंगे। है ना मज़ेदार? बड़ा रोचक रहेगा। तो आइए स्वागत करते हैं सुरेंद्र पाहवा जी का। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ एक छोटी सी एवी के द्वारा। आइए पहले वो देख लें। दोस्तों, ये एवी थी पाहवा ग्रुप की। जी, बहुत ही फेमस ग्रुप है और बहुत ही जाने माने स्ट्रक्चर्स इन्होंने निर्माण करे हैं। पर सुरेंद्र जी यहाँ खुद मौजूद हैं, तो आइए सीधी चर्चा उन्हीं से करते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ। हम लोग आचार्य जी से मुखातिब करने के लिए कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया करते हैं इस शो के अंदर, जो डायरेक्टली लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को, वास्तु रिलेटेड समस्याओं को इनके सामने शेयर कर सकें। तो उसी प्रक्रिया के अंदर हमने आपको भी बुलाया है। पर पहले ये जान लें कि आपका ये ग्रुप कितना पुराना है सर? करीबन 27 ईयर से मैं इस लाइन में हूँ जी। और हम लोग पीतमपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार में मैक्सिमम काम करते हैं। अभी गुड़गांव में भी कर रहे हैं जी। तो यहाँ करीबन 300 से 400 प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं। 300-400 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। अच्छा। जो हैंड ओवर कर चुके हैं, तो जिसमें सब तरीके के होते हैं। लोग कोलैबोरेशन भी करवाते हैं जी। और हम लोग टर्नकी प्रोजेक्ट भी करते हैं और मैक्सिमम एवी फैसिलिटी में देखा आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। जी जी जी। तो ये सुंदर जी, जैसे अभी हमारी चर्चा हो रही थी, आचार्य जी से तो बता रहे थे कि सीढ़ियों का जो है कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि तोड़ के दोबारा बनानी पड़ती है, वास्तु के हिसाब से नहीं बनी होती। जी। कभी ऐसी समस्या आपके सामने आई? एक्चुअली जब हम नई बिल्डिंग बनाते हैं तब हम वो वास्तु का पूरा ध्यान रख के चलते हैं जी। कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो शुरुआत से करते हैं। क्योंकि आज हर इंसान चाहता है कि मैं घर बना रहा हूँ, नया घर बना रहा हूँ तो प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग हो। जी। तो जो फ्लोर्स वाइज बिल्डिंग बनती हैं उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हर चीज़ हम नहीं कर पाते हैं। तो मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट लोगों की होती है वो हम लेके चलते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी लोगों की क्वेरी रहती हैं जो मैं आचार्य जी से पूछना चाहूँगा, उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़रूर। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी जगह जो होती है, जो प्लॉट है, वो किसी के अकॉर्डिंग अच्छा और किसी के अकॉर्डिंग बुरा भी होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकती, और कुछ चीज़ें जैसे ना अक्सर जब हम बात कर रहे थे गूगल की, गूगल पे अक्सर सुना होगा कि जी साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी बहुत ख़राब होती है जी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए वो प्रॉपर्टी अच्छी भी होती है। कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए वो प्रॉपर्टी बहुत बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो देखा जाए, जैसे कहा जाता है कि जी नॉर्थ ईस्ट, हाँ बिल्कुल वो सबके लिए बहुत अच्छा है, पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ज़रूरी नहीं है कि दिखने में ख़राब हो सकती है, पर वो ख़राब होती नहीं है, वो किसी ना किसी के लिए अच्छी हो सकती हैं। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर हम कहें, पानी है, पानी गंदा भी है ठीक है, पीने का काम नहीं आएगा, लेकिन वो आग बुझाने का काम तो आ सकता है। तो काम सब चीज़ आती है, चीज़ें सारी की सारी अपनी अहमियत रखती हैं, अपनी कीमत रखती हैं, पर व्यक्ति विशेष के हिसाब से उनकी तुलना होती है। मेरा ना सवाल एक और इनकी जिज्ञासा से आ गया, वो ये कि जैसे इन्होंने कहा कि किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है, कैसे जांचा जाए इस चीज़ को? अब देखिए, वो तो यही हमारा काम है। हम उनसे जिनकी लिए जो ले रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है, उनसे मिल के, उनको बारे में समझ के, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में समझ के, उनकी कुंडली को देख के फिर हम समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी इनके लिए अच्छी भी है या नहीं। अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगा आपसे कि कुछ लोग ना, जैसे टी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है जी, आज घर के बिल्कुल सामने से रोड जा रहा है, तो कई लोग उसको बहुत बुरा मानते हैं
ऐसा क्यों है? देखिए, टी पॉइंट का अपना महत्व है। टी पॉइंट किसी ऐसी जगह पे टी पॉइंट बन रहा है कि मेरे सामने साउथ वेस्ट है और वहाँ से टी पॉइंट आ रहा है तो मेरे लिए बुरा है, और अगर वो टी पॉइंट नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ से ईस्ट से आ रहा है तो मेरे लिए अच्छा है। अब भ्रांति ये फैल गई है कि बस टी पॉइंट को 100% हर समय के लिए बुरा मान लिया गया है, ये अपने आप में भ्रांति है। हाँ, टी पॉइंट का होता है क्या कि एनर्जी बहुत फ्लो से सीधा हमारे घर में आ रही है, तो हमें कुछ छोटे छोटे इलाज करके उसको मैनेज कर सकते हैं। टी पॉइंट का नुकसान क्यों है? हम टी पॉइंट को ऐसा क्यों मानते हैं कि वो नुकसान है? मैंने बताया ना कि टी पॉइंट से, सड़क से सामने से एनर्जी का फ्लो बहुत तेज आ रहा है और सीधा घर की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि उसके बाद कुछ और है नहीं। जब वो सीधा एनर्जी फ्लो पूरा घर की तरफ आ रहा है तो एनर्जी नुकसान भी कर सकती है और फायदा भी कर सकती है। तो अब वो एनर्जी किस तरफ से आ रही है वो डिपेंड करता है। तो ऐसी एनर्जीज को हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा इफेक्ट लेकर आए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं जी। मैंने बताया ना कि अगर ठीक है, मान लीजिए टी पॉइंट साउथ वेस्ट से ही आ रहा है, लेकिन मैं उस टी पॉइंट में मैंने हॉस्पिटल बना दिया, बहुत बढ़िया काम करेगा। नहीं, अगर मान लीजिए घर ही बनाना है और कोई चारा नहीं है, घर कॉलोनी के अंदर है और टी पॉइंट के नज़दीक लग रहा है और घर ही बनाना चाहिए, तो उसके लिए फिर अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर उसको रेमेडी की जाएंगी। रेमेडी में कई सारी चीज़ें हैं। टी पॉइंट पे जैसे स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें कुछ दीवार को इस तरीके से बनाना होता है कि फ्लो जो है वो थोड़ा सा एनर्जी का ब्लॉक हो, फिर कुछ और मिरर लगा के या कुछ और दूसरी रेमेडी से हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि रेमेडी करके, कुछ भी करके हम उसको सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी जगह को कैसे भी कर सकते हाँ। हैं। अब आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब भी हम घर बनाते हैं, जब फैमिली बैठती है तो हर इंसान चाहता है कि मैं सुकून से घर में रहूँ, तो उसके लिए चाहते हैं ना कि हमें स्टेयर कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कि जब हम घर में एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं, वो किस साइड में होना चाहिए? देखिए, मैंने बताया कि घर में एंट्री और एग्जिट यूजुअली तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये सबसे अच्छी दिशाएं हैं जहाँ से घर की एंट्री होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य है जिसका संबंध नेगेटिविटी से, तो हम घर की एंट्री साउथ और वेस्ट की तरफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं घर में सुख शांति होनी चाहिए। बिल्कुल, घर ले ही इसलिए रहे कि सुख समृद्धि और शांति रहे उस घर के अंदर। आप पूछ रहे सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए? सीढ़ी का जो मेन स्थान है वो साउथ वेस्ट से होनी चाहिए, और कहाँ नहीं होनी चाहिए? सेंटर में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर आने से घर में सुख समृद्धि और शांति की हानि हो जाती है और बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी परेशानी, पैसे की हानि और व्यक्ति बैंकक्रप्ट तक हो जाता है। इस किस्म की परेशानी उसमें आ जाती है। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि इसमें ना भ्रांति है कि हमने जो एंट्री है वो घर के अंदर जाते हुए देखें या घर से बाहर आते हुए देखें। कई कहते हैं जब हम एंटर कर रहे हैं तो हमारा फेस किस साइड होना चाहिए, या हम घर से निकल के बाहर जा रहे हैं तो हमारा फेस किस साइड होना चाहिए? देखिए, इसको ये देखा कैसे जाता है, थोड़ा समझ लेते हैं। घर के सेंटर से जी, हमें होता क्या है, हमें हमेशा लोग ना घर के बाहर खड़े होकर बोलते हैं कि जी हमारा तो ये वाली एंट्री है, पर वो एंट्री वो होती नहीं है, क्योंकि हमने जो भी चीज़ देखनी है घर के मध्य से देखनी है, क्योंकि घर जो पूरा है वो हमारे पूरा एरिया, चारों तरफ का एरिया हमारा है, तो घर के मध्य भाग से खड़े होकर हमें देखना होता है कि हमारी एंट्री किस तरफ से आ रही है। तो घर की फेसिंग, घर की एंट्री वो वहाँ से देख के पता लग जाती है कंपास से कि हमें किस तरफ से एंट्री हो रही है। तो सही क्या है? सही है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट एंट्रियाँ बहुत अच्छी मानी जाती हैं, होती भी हैं बहुत अच्छी। हम जब घर से बाहर निकलेंगे तो हम ये देखेंगे हमारा फेस ईस्ट में होना चाहिए जी, या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। बिल्कुल, ये वो सबसे अच्छा माना जाए जी। और जो घर का सीनियर है या घर का जो मालिक है उसका जो बेडरूम है वो कहाँ होना चाहिए? घर से हम मास्टर बेडरूम भी कहते हैं। मास्टर बेडरूम कहते हैं। मास्टर बेडरूम जो घर का मालिक है, घर का मुखिया है, उसका स्थान साउथ वेस्ट है, उनको वहाँ पर होना चाहिए। और यदि आपने गलती से साउथ वेस्ट में किसी और दूसरे को स्थान दे दिया है तो वो अपने मालिकियत रखने की पूरी ताकत लगाता है। अच्छा, तो मतलब ये कि उसके गुण मालिक के उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, अच्छा, वो डोमिनेट करना शुरू कर देता है पूरे परिवार को। अच्छा, अब मैंने देखा है घरों में जाके, मैं देख रहा हूँ बच्चे वहां रह रहे साउथ वेस्ट में, कह रहे बच्चे ना सुनते नहीं है। मैंने सुने कहाँ से? आपने उन्हें वहां रख दिया है जहां पर आपको होना चाहिए, तो बच्चे सुनेंगे आपकी। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे घर में बच्चे हैं, दो बेटे हैं या बेटियां हैं, उनका भी कुछ ऐसा है कि हमें बेटे के लिए कौन सा चाहिए या बेटी के लिए कौन सा चाहिए? बिल्कुल, देखिए, पढ़ने वाले अगर बच्चे हैं जी, तो उनको ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखिए, पढ़ने अच्छा वाले बच्चे हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं, जब वो जवानी की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो खास तौर से
लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए हम कहते हैं कि उनको नॉर्थ वेस्ट का स्थान दें, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के स्थान से उनके जीवन में, क्योंकि कन्या को विवाह करके बाहर जाना है जी, और उसका समय से विवाह हो जाए, ये हर माता पिता की एक दिल की इच्छा होती है। तो उस इच्छा को पूरा करना है तो उन्हें नॉर्थ वेस्ट में स्थान दें, तो उनका समय से विवाह हो जाएगा, समय से वो अपने घर चले जाएंगे। और अगर बेटे हैं तो बेटे हैं आप उनको ऐसा कर सकते हैं, अगर देखा जाता है यूजुअली हम कहते हैं बच्चों को, बेटों को नॉर्थ का स्थान दे दें, क्योंकि बेटे ने घर काम करके घर के लिए अर्निंग लेके आनी है, तो वो नॉर्थ में जितना रहेगा तो वो उसको अंदर से इच्छा होगी कि वो जाए और पैसा कमाए, क्योंकि वो पैसे का स्थान वहाँ से आ रहा है। और अगर किसी वजह से आपको लग रहा है कि घर का बच्चा बहुत लेथार्जिक हो गया है या वो कुछ भी काम करने से बच रहा है, कतरा रहा है, मैं दर्शकों को बता दूं, उन्हें आप कृपया नॉर्थ वेस्ट में स्थान दे दें, तो उनकी जो लेथार्जिकनेस है वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि जब हम रूम्स बना देते हैं सब जगह, उसके बाद लोग कहते हैं हमारा हेड किस साइड होना चाहिए जिससे हमें आराम से नींद भी आए। जी देखिए, उत्तर की ओर बिल्कुल भी कभी सर करके नहीं सोना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये बिल्कुल अच्छे समझ लें, उत्तर दिशा की तरफ हमारा सर नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है, उत्तर दिशा क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक वहाँ से रेज आ रही हैं और हमारा सर भी उत्तर दिशा की तरह ही काम करता है। तो दोनों मैग्नेट्स आमने सामने आ जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ, तो रिपल करेंगे, वो आपस में लड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए, जब वो लड़ेंगे तो आपके मन में तकलीफ पैदा शुरू हो जाएगी, शरीर लेथार्जिक हो जाएगा, आपको मानसिक परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी, नींद कम हो जाएगी, कई सारी परेशानियां वो कर देता है। तो इसलिए उत्तर की ओर तो बिल्कुल सर करके ना सोएं। हाँ, सबसे अच्छा स्थान क्या है, आप साउथ की ओर सर करके सोएं या पूर्व दिशा की ओर सर करके सोएं। अभी क्या होता था डॉक्टर साहब, जब भी हम घर बनाते हैं, हमारे यहाँ घर रेक्टेंगुलर जो प्लॉट्स होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तरफ किचन आ जाएगी, एक बेडरूम आ जाएगा और 2 बेडरूम एक तरफ आ जाएंगे। तो जब भी हम ऐसे करते हैं तो वो बनाने में मजबूरी होती है कि हमें नॉर्थ की तरफ से रखना पड़ता है। एक साउथ की तरफ आएगा, एक नॉर्थ की तरफ आएगा, तो उसको हमें एडजस्ट करना जरूरी हो गया आपके हिसाब से। हाँ देखिए ना, साउथ की तरफ जो घर का मालिक है उनको रहना ही साउथ वेस्ट में है, साउथ की तरफ रहना है, तो उनका स्थान वहीं पे बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ परेशानी आज की, लेकिन अगर ठीक से साथ बैठ के हम अगर डिज़ाइन करें तो हम इसका हल निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। जो घर की मालकिन होती हैं, उनका सारा दिन किचन में जाता है, तो उनको रहता है कि हम किचन में रहें तो हम जो भी खाना बनाएं वो अच्छा हो। तो उनके लिए भी कि हम किस साइड में उनका फेस होना चाहिए, खाना बनाते वक्त किस तरफ फेस रहना चाहिए, या किचन अपने प्लॉट के किस फेस में होनी चाहिए, किस एंगल में होनी चाहिए। देखिए, किचन अग्नेय स्थान में होनी चाहिए, जिसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं, और खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाना बने। अभी मैंने आपको बताया पहले कि भोजन जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो भोजन किस तरीके से पक रहा है वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। अगर भोजन गलत तरीके से गलत दिशा की ओर मुख करके पक रहा है तो उसके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। डॉक्टर, इसकी कुछ सेकंड ऑप्शन भी होती है? सेकंड ऑप्शन तो कोई भी नहीं होती है, सच्चाई तो ये है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर वही रेमेडी कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, उसका इलाज करके हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो उसी का तरीका होता है। हाँ, कहते हैं घर में जो टॉयलेट होता है, जब टॉयलेट की एक एरिया फिक्स है, जैसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं लेना चाहिए, तो उसके अंदर जो टॉयलेट सीट होती है उसके लिए भी स्थान फिक्स है। हाँ, टॉयलेट सीट के लिए भी हम हमेशा ये कहते हैं कि वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए। ईस्ट और वेस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ईस्ट वेस्ट फेसिंग है तो वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रहा है। हम बैक ले सकते हैं, हम टॉयलेट सीट की ज़्यादातर बैक लेते हैं साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ। नहीं, हमें अपनी जो टॉयलेट सीट की बैक या फ्रंट है वो साउथ या नॉर्थ की तरफ रखना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नहीं रखना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नहीं रखना चाहिए। सुरेंद्र जी, आपने तो झड़ी लगा दी क्वेश्चंस की, और 300-400 प्रोजेक्ट्स जिसने किए हों, स्वाभाविक तौर पे ये क्वेश्चंस उसके वहाँ से आने बनते हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने दर्शकों के लिए एक तरीके से मार्ग नए खोले। दोस्तों, यही इस प्रोग्राम का फ़ायदा है, यही इस प्रोग्राम का एक ही इससे उपलब्धि भी है कि आचार्य जी साथ बैठे हैं और साथ में एक एक्सपर्ट अगर आके बैठ जाएं तो लोगों के जो प्रश्न हैं डायरेक्टली आपके सामने वो रख देते हैं। उनके उत्तर सुन के उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ ज्ञान मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक एपिसोड्स हम लोग लाते रहेंगे हर हफ्ते।
देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सुरेंद्र पवार जी से जुड़ना चाहते हैं, उनके नंबर्स हम लोग यहाँ नीचे दे रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको अपने बिल्डिंग्स नई बनवानी है, कोलैबोरेशंस करनी है, या फिर आपने किसी भी प्रकार से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, तो ये नंबर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही में आचार्य जी के नंबर्स तो हम लोग देना भूल ही नहीं सकते। आचार्य जी के नंबर्स हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, जल्दी से उनसे कनेक्ट कीजिए। वास्तु की रेमेडीज के साथ वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। निदान प्रणाम साथियों, मेरा नाम तनिष्क है, आपकी टारो कार्ड रीडर फ्रॉम द निदान। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जाना कि टारो के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, टारो के क्या क्या मिथ्स होते हैं और कैसे टारो आपकी सहायता कर सकता है। आइए जानते हैं आप किन किन वजहों के लिए टारो रीडिंग करवा सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो, फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, या फिर आपका कहीं पे ब्लॉकेजेस हो फाइनेंशियल, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई फीलिंग या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या फिर आपके लव लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कपल का साथ में ना मिलना जुलना या फिर कपल के साथ में ना बनना, इन सब वजहों के लिए आप टारो कार्ड रीडिंग की गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं। टारो कार्ड की गाइडेंस आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता लगे कि कहाँ कहाँ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है एक इंसान को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। आइए जानते हैं जनवरी का सेकंड वीक कैसे रहने वाला है आप सबके लिए। सबसे पहले आज हम वाटर साइंस का देखेंगे, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। वाटर साइंस काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं आप लोगों ने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है भी नहीं। तो एक बार ध्यान दीजिए कि आप कैसे लोगों को मना करना सीख सकते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हो सकती और आपको जानना ये ज़रूरी है कि हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते अकेले। या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करें या तो आप मना करने की कोशिश ज़रूर करें। आइए देखते हैं अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए ये कैसा जाने वाला है। आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी रोमांटिक जाने वाला है। आप लोगों को एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है या आपके पास है ऐसा पार्टनर जो इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव है। इनफैक्ट वो पार्टनर अपने आप को इतना इमोशनली एक्सप्रेस करेगा या करेगी कि आपको भी रियलाइज़ होगा कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आप और आपके पार्टनर या पोटेंशियल पार्टनर एक दूसरे से फीलिंग्स भी शेयर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन सब क्यूज़ पे। कभी कभी आपके पार्टनर शायद आपको डायरेक्टली भी एक्सप्रेस ना करे, तो इनडायरेक्ट क्यूज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं फायर साइंस के लिए कैसे जाने वाला है। फायर साइंस यानी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। फायर साइंस के लिए यह हफ्ता काफ़ी फुल ऑफ प्लानिंग होने वाला है। आप लोग प्लानिंग करने वाले हैं अपने फ्यूचर की, या तो आप प्लानिंग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कर रहे हैं या फिर पर्सनल लाइफ की। बट एक गाइडेंस जो हमारे पास आई है वो ये है कि अपनी प्लानिंग को एकदम थरो रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट पूरा का पूरा प्लान करिएगा, कोई पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि प्लानिंग कभी कभी बहुत ज़रूरी होती है ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस को लेने के लिए। लास्ट हमारे एयर साइंस यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें और जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है उनकी सहायता करें। इनफैक्ट आप इस हफ्ते एक कोशिश ज़रूर करिएगा, अगर आप देखें किसी को सड़क पे जहाँ पे वो इंसान भूखा है या फिर उसे बहुत ज़रूरत है सहायता की, उनकी सहायता ज़रूर करिएगा। अगर आप किसी इंसान की ना कर पाए तो जो मासूम जानवर होते हैं जिनको सहायता की ज़रूरत होती है उनकी ज़रूर हेल्प करिएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आप यूनिवर्स को देते हैं तो वो चीज़ें आपके पास बड़ी होके आती हैं। तो दीजिए जितना आप दे सकते हैं, जिससे कि आपको रिसीव भी उतना बड़ा हो। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हो।
आप लोगों को ये रीडिंग्स रेजोनेट भी कर रही हों। अगर आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो ये दिए हुए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम तनिष्क है फ्रॉम द निदान। निदान प्रणाम।